हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 का पार्ट थर्ड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के, जो कि है MOA एंड AOA। अब ये क्या है? MOA है मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA है मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा था, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये वीडियो है, जिसमें हम ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं। अब ये जो टर्म्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं लॉन्ग आंसर में, इसीलिए मैं यहाँ पर इनको सेपरेट वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है MOA, जिसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है चार्टर ऑफ द कंपनी? So basically it is the legal document prepared during the formation and registration process of a company to define its relationship with shareholders and it specifies the objective for which the company has been formed. तो बेसिकली अगर आप लोग को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सवाल पेपर में आता है तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है कि ये क्या है। तो जब मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी बताया था, जब फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी समझाया था, तब मैंने वहाँ पे बताया था कि कैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जिसमें मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट था मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और वहाँ पे मैंने बताया भी था कि पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, और सेम मेरा प्राइवेट कंपनी के लिए कौन कौन से नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मिनिमम जितने होने चाहिए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। उसी तरह से मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी था कि जितने लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है उतने ही लोगों ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करना है। ठीक है, तब अब समझते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या। ये तो हमें पता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, और कैसा डॉक्यूमेंट है? लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कब बनाया जाता है? ये तब बनाया जाता है जब हमारी कंपनी का फॉर्मेशन और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है। तभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी। तो पहला पॉइंट तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में याद रखना कि ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो तब बनाया जाता है, तब प्रिपेयर करा जाता है जब वो पर्टिकुलर कंपनी का फॉर्मेशन और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। अब इसको बनाने का पर्पस क्या है? हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बना क्यों रहे हैं? हम इस मेमोरेंडम को इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें, हम बता सकें कि इस कंपनी को सेटअप करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, साथ ही साथ हमारी कंपनी का क्या रिलेशनशिप होगा उन शेयर होल्डर्स के साथ जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। ठीक है, तो क्या हमने समझा? हमने समझा कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कब बनता है? जो तब बनता है जब हमारी कंपनी का फॉर्मेशन और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये बताता है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी को फॉर्म करने का, साथ ही साथ हमारी कंपनी की क्या रिलेशनशिप होगी शेयर होल्डर्स के साथ। ठीक, उसके बाद है द कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो चीजें इस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होंगी, कंपनी से वो उन एक्टिविटीज को ही कर सकती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। As such, the MOA lays down the boundary beyond which the actions of the company cannot go. तो अब ये MOA क्या करती है? जो MOA है वो एक बेसिकली बाउंड्री क्रिएट कर देती है कंपनीज के लिए। इस बाउंड्री के बियॉन्ड कंपनीज नहीं जा सकती हैं। वो ऑब्लाइजेटरी हो जाता है कंपनीज के लिए इस एसोसिएशन के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन है उनको फॉलो करना। आप इस बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो एक बाउंड्री को फॉर्मेशन करना MOA का काम है। Memorandum of Association helps the shareholders, creditors, and any other person dealing with the company to know the basic rights and powers of the company. जो मैंने बताया भी कि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि रिलेशनशिप बताना शेयर होल्डर्स के साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी को फॉर्म करने का, आपका मोटिव क्या है। ठीक है, also the contents of MOA help the prospective shareholders in taking the right decision while thinking of investing in the company. तो इससे क्या होगा? मैंने जैसे बताया भी कि ये जो MOA होता है ये बेसिकली रिलेशनशिप को डिफाइन करता है शेयर होल्डर्स के तरफ। तो अब ये क्या होगा? MOA से क्या होगा? जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो MOA को देके एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना इन्वेस्ट करें। तो वो उस MOA से अपना डिसीजन बेसिकली वहां पर वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है।
MOA मस्ट बी साइंड, अब मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कम से कम 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में और 7 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना कि MOA को कितने लोग मिनिमम साइन करते हैं दोनों कंपनी के केस में। ठीक, अब आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने समझ लिया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो अब इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं। अब ये क्लॉजेस क्या है? सबसे पहला क्लॉज जो आता है वो आता है मेरा नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है? अब इसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कुछ नेम से रिलेटेड है, मतलब कंपनी के कुछ नाम से रिलेटेड क्लॉज होगा ये। तो हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ये नाम से ही रिलेटेड है। तो दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कंपनी. The name of the company should not be identical to any existing company. तो बेसिकली नेम क्लॉज में क्या होता है? नेम क्लॉज में कंपनी का नाम मेंशन होता है। ये बेसिकली बताता है कि कंपनी को हम फॉर्म कर रहे हैं उस कंपनी का क्या नाम है, और ये जो नेम है उस पर्टिकुलर कंपनी का वो किसी प्रीवियस कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सपोज करो किसी कंपनी का नाम ए है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, तो अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करो तो उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, Also, if it is a private company, then it should have the word private limited at the end. तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगता है। उसी तरह से पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में सिर्फ पब्लिक कंपनी लगता है ना, या फिर सिर्फ लिमिटेड लगता है। और प्राइवेट कंपनी में ये प्राइवेट वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। And in the case of public company, then it should add the word limited at the end of its name. जो मैंने बता दिया कि पब्लिक कंपनी के केस में आप कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड ही काफी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट एंड ABC लिमिटेड फॉर अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये मेरा नेम क्लॉज है जो नेम बताता है उस कंपनी का। नेक्स्ट है मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब ये क्या है? This clause specifies the name of the state in which the registered office of the company is situated. तो बेसिकली ये जो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो भी पर्टिकुलर आपका ऑफिस है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, उस स्टेट का बेसिकली नाम, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या कहीं पर भी आपका जो भी आपका ऑफिस सिचुएटेड होगा उस स्टेट का नाम इस क्लॉज के अंदर मेंशन होगा। दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, और ये बेसिकली हेल्प करता है डिफाइन करने में कि जो भी रजिस्ट्रार होंगे कंपनी के उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है। ज्यूरिडिक्शन में बता चुकी हूँ कि उनकी पावर्स उनके लेवल पे, मतलब उनके ज्यूरिडिक्शन के अंदर कितनी पावर्स आती हैं, वो किस किस एस्पेक्ट में अपना डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डिटरमाइन करता है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द लोकेशन, और ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंपनी को कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर जब से वो इनकॉर्पोरेट की गई है उसको ये बताना पड़ेगा कि उस कंपनी की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। सो द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द लोकेशन of the registered office to the registrar of the companies within 30 days from the date of incorporation. तो ये याद रखना कि 30 days के अंदर अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी कहाँ पर है। ठीक है, थर्ड है मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव बताता है। जैसे मैंने बताया था ना कि MOA के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट बताएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी को फॉर्म करने का। तो वो बेसिकली इस क्लॉज में मेंशन होता है कि कंपनी बेसिकली बनाई क्यों गई है, जो भी फाउंडर्स थे जिन्होंने कंपनी बनाई है उनका मोटिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। सो दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्टिव with which the company is formed, the objective can be further divided into following 3 subcategories. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मेंशन है और ये ऑब्जेक्टिव 3 सब कैटेगरीज में मेंशन होते हैं। अब ये सब कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव, कि हमारा बिजनेस खोलने का हमारा मेन पर्पस क्या था। सो इट स्टेट्स द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के अंदर किस चीज का बिजनेस हो रहा है। किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है, कपड़े से रिलेटेड या फिर फूड आइटम या कुछ भी, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है। तो उस कंपनी का बिजनेस क्या है उसको मेंशन करने के लिए हम इस मेन ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? So these are the objective ancillary to the attainment of main objects of the company. तो जो मेन ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट के लिए चीजें जरूरत पड़ेंगी वो हमारी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, और कोई अदर ऑब्जेक्टिव जो इन दोनों ऑब्जेक्टिव के अलावा कंपनी को मतलब बेसिकली अचीव करना होगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव मेरे अदर ऑब्जेक्टिव में मेंशन होंगे कि एनी अदर ऑब्जेक्ट विच द कंपनी मे परस्यू। ठीक है,
तो ये मेरे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा लायबिलिटी क्लॉज। सो इट स्टेट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने आप लोग को इस वीडियो के इस यूनिट के पहले वाले वीडियो में बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है सोल ट्रेडर्स में और पार्टनरशिप में, वही चीज यहाँ पर है कि इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी the liability of the members is unlimited, whereas in case of a company limited by shares, the liability of the members is restricted by the amount unpaid on their share. For a company limited by guarantee, the liability of the members is restricted by the amount each member has agreed to contribute. तो basically यहाँ पर जो liability का concept है, जो हम कंपनी की, अब ये लायबिलिटी का जो भी समझ में आ रहा है, ये हम लोग शेयर्स जब पढ़ेंगे वो आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब हम लोग शेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी हमारे कोर्स में है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अगर अनलिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी में इन्वॉल्व, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन अगर हम किसी लिमिटेड कंपनी की बात करें जिसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी शेयर्स है वो लिमिटेड है, उस केस में जो लायबिलिटी होगी वो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड की जाएगी। और वहां पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगेगा? रिस्ट्रिक्शन लगेगा उस अमाउंट से जो अमाउंट हर मेंबर अग्री कर सके कि अगर ये चीज हुई तो हम इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। तो वहां पर वो रिस्ट्रिक्शन उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये मेरा लायबिलिटी क्लॉज है। नेक्स्ट आता है मेरा कैपिटल क्लॉज। So this clause details the maximum capital that a company can raise, which is also called the authorized or nominal capital of the company. This also explains the division of such capital amount into the number of shares of a fixed amount each. तो बेसिकली कैपिटल क्लॉज में कैपिटल से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि इस क्लॉज के अंदर सारी डिटेल होती है जो भी मैक्सिमम कैपिटल कंपनी रेस कर सकती है, कंपनी ले सकती है, जिसको हम लोग ऑथराइज या फिर नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 5वां क्लॉज था, कैपिटल क्लॉज। तो यहाँ पर मेरे एमओए के अंदर जितने भी क्लॉजेस थे वो खत्म हो गए, जो भी चीजें थी मैंने आप लोग को समझा दी। अब है मेरा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एओए भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सो द एओए is a document that defines the purpose of a company and specifies the regulation for its operations. The document outlines how tasks should be accomplished within an organization, including the preparation and management of financial record and the process of director appointment. तो बेसिकली यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का काम क्या था कि रिलेशनशिप को बताना, साथ ही साथ कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताना। उसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम एक तो हो गया कंपनी का पर्पस बताना कि कंपनी किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए खोली गई है। दूसरा है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे उस कंपनी का ऑपरेशन करने के लिए, बेसिकली जो भी वर्क, जो भी काम उस कंपनी के अंदर हो रहे हैं, क्या ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगी। और इस डॉक्यूमेंट में वो भी चीजें मेंशन होंगी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अकम्पलिशमेंट हैं जो उस कंपनी को बेसिकली अचीव करने हैं। उस बेसिकली अब इसमें हो सकता है कि ऑपरेशन से रिलेटेड क्या हो गया कि उस कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है और उसमें क्या हर दिन कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एक प्रिपरेशन रखना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। साथ ही साथ जो हमने डायरेक्टर बताया था कि कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, वो भी मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही मेंशन होगा, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो
तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। The article of association will usually specify the way a company issues stocks, distribute dividends and perform financial record. तो देखो ऐसे समझ लो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव और रिलेशनशिप बताने का काम किसका था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। और कंपनी अपना काम कैसे करेगी, अपने स्टॉक्स को कैसे बेचेगी, अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगी, या फिर अपना वर्क या अपना ऑपरेशन कैसे करेगी, वो सारी चीजें मेरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं। ठीक है, The document is focused on giving the reader information about the methods a company used to achieve its daily, monthly and yearly goals। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी रीडर होगा, जो भी पर्सन होगा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट AOA को पढ़ेगा तो उसको वहां से पता चलेगा कि क्या मेथड्स हैं, क्या ऐसे बेसिकली मेजर्स हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कंपनी ले रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो कि अब ये गोल्स हो सकते हैं कि डेली बेसिस पे हो, कि हर दिन आप लोग को कितना गोल अचीव करना है, मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, या फिर ईयरली गोल्स क्या है। ठीक है, तो ये इस रीडर को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगी कि उस जो कंपनी है उसका बेसिकली मेथड क्या है इन गोल्स को अचीव करने का। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन are relatively similar in any part of the world, even though the exact terms and item vary across jurisdiction। और ज्यादातर केस में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये पूरे वर्ल्ड में सेम ही मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो सबसे पहले प्रोविजंस ऑन द कंपनी नेम। तो कंपनी नेम में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो मेरा आ गया। दूसरा है मेरा पर्पस ऑफ द कंपनी, जो मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम भी था। नेक्स्ट है मेरा शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल भी चीज यहाँ पर आएगी। फिर है मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद है प्रोविजंस ऑन शेयर होल्डर मीटिंग्स। तो यहाँ पर शेयर होल्डर की मीटिंग्स के बारे में क्या क्या प्रोविजन होते हैं वो भी चीज यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आती है। तो अब देखते हैं एक एक करके, समझते हैं एक एक चीज को। कंपनी नेम, जैसे मैंने बताया कंपनी नेम, जैसे हमने पीछे भी देखा था वहां पर हो रहा था पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। अब कंपनी नेम के अंदर क्या होगा कि जो ऑफिशियल नेम मिलेगा कंपनी को वो मेरे कंपनी नेम में आ जाता है। कैसे वो समझते हैं। सो अ कंपनी नेम मस्ट अडॉप्ट एन ऑफिशियल नेम एज अ लीगल एंटिटी, मतलब लीगल या ऑफिशियल नेम, वो नेम जिससे लोग जानेंगे उसको। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा होगा कभी होता है कि प्राइवेट लिमिटेड करके या फिर इंक करके, ऐसी जो कंपनीज होती हैं इनके पीछे एक ऑफिशियल आइडेंटिटी बताना। अब ये जो क्यों लगता है, ये पीछे टर्म इसलिए लगता है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कंपनी किस एस्पेक्ट में काम कर रही है। सो इसके अंदर क्या है कि कंपनी के अंदर एक ऑफिशियल नेम होना चाहिए, कंपनी का एक लीगल आइडेंटिटी उसको मिलनी चाहिए, और ये सारी चीजें मेरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, Usually the following suffixes inc or limited ltd are used to show that an entity is a company। तो ये वर्ड इंक, जिसको या फिर हम लोग ltd बोलते हैं, उसमें क्या होगा, ये वर्ड्स मेरे कंपनी के आइडेंटिटी को शो करते हैं। और यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो ज्यूरिडिक्शन है ये कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं, और हर एक कंट्री के अंदर अपने अपने रूल्स हैं कंपनी नेम को लेके। The words government or church cannot be used as a name because it might confuse the public। Also the words that are offensive and vulgar are also prohibited। लेकिन एक चीज यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की गई है इसके अंदर कि ऐसे सभी नाम जहाँ पर गवर्नमेंट हो, अब लोग ऐसा सोचेंगे कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो वहां पर लोगों को मिसलीड करना नहीं चाहिए, इसीलिए कंपनी के नाम में आप गवर्नमेंट नहीं डाल सकते, साथ ही साथ आप चर्च नहीं डाल सकते, क्योंकि चर्च का क्या हो गया, एक रिलीजन एस्पेक्ट, एक रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया।
तो उस केस में आप ये दोनों वर्ड्स नहीं डाल सकते, साथ ही साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप कंपनी नेम में नहीं डाल सकते लोगों को मिसलीड करने के लिए, और आपकी कंपनी नेम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, कोई भी वल्गर वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, आपको अच्छे और सही वर्ड यूज करने हैं, ठीक है, जो आपकी कंपनी को सूट करें। तो ये मेरा कंपनी नेम में हो गया। नेक्स्ट है मेरा पर्पस ऑफ द कंपनी। सो कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। तो नॉर्मल सी बात है कि कंपनी को फॉर्म करने के पीछे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के पीछे हर एक इंसान का अपना कोई पर्पस होता है, अपना कोई रीजन होता है। तो पर्पस ऑफ द कंपनी एओए में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रीडर को समझ में आता है कि कंपनी को सेटअप क्यों किया गया, कंपनी को सेटअप करने के पीछे रीजन क्या था, ठीक है। So primarily, it is up for profit reason to pursue a certain goal by delivering value to the society. The reason or the purpose of organization must be clearly stated in article of association. और इसीलिए इसको अच्छे से mention करना चाहिए, clearly mention करना चाहिए अपने article of association में। Some jurisdictions allow for very broad purpose statements such as management, while others require a more detailed purpose of enterprise, that is the operation and growth of a restaurant chain. तो यहाँ पर कुछ statements होते हैं जो broad होते हैं, तो कुछ के restriction के अंदर कुछ और आ सकता है, और बहुत से ऐसे enterprise होते हैं जिसमें जिनका कुछ detailed purpose होता है, तो उनके केस में जो भी operation वो कर रहे हैं वो, और कैसे वो अपने यहाँ पर restaurant का example लिया गया है, तो कैसे वो अपने business को grow करवाएंगे, वो सारी चीजें मेरी पर्पस ऑफ द कंपनी में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विल स्टेट द नंबर एंड द टाइप ऑफ शेयर कंप्राइजिंग अ कंपनीज कैपिटल। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको बनाने वाला, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने वाला बेसिकली क्या नंबर है या कितने तरह के शेयर हैं कंपनी के अंदर। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के शेयर्स शेयर होल्डर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर कैपिटल के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो कंपनी की कैपिटल को फॉर्म करती हैं। अब ये चीजें क्या हो सकती हैं? ये चीजें हो सकती हैं कंपनी के अंदर कितने शेयर्स हैं और किस टाइप के शेयर्स हैं, वो सारी चीजें मेरी शेयर कैपिटल में आ गई। टिपिकली देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ कॉमन शेयर्स दैट मेक अप इट्स कैपिटल। और हमेशा ज्यादातर केस में कम से कम एक कॉमन शेयर होता है जो कि कैपिटल को फॉर्म करता है, कैपिटल को बनाता है। Additionally, one can also see several types of preferred stock. If information about stock is found in the article of association, it means they can be issued by the company when there is a need for funding. तो बेसिकली यहाँ पर स्टॉक की बात करी गई है कि अगर आपने स्टॉक बेसिकली जो स्टॉक हैं अगर आपने अपनी कंपनी में मेंशन किए हैं तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली उसको मेंशन करना चाहिए। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो स्टॉक्स मेंशन है, उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो आप इनको इशू कर सकते हो जब भी कंपनी को जरूरत हो फंडिंग की, या फिर वहां से वो फंड ले सकती है, ठीक है। तो ये मेरा शेयर कैपिटल है। नेक्स्ट है मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना हमें कंपनी के अंदर। सो द डॉक्यूमेंट इंक्लूड लीगल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन एड्रेस, द नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज एंड आइडेंटिटी ऑफ द फाउंडर्स एंड ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी में क्या है कि उस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी में होगी। सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, कंपनी का एड्रेस क्या है जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, कितने एम्प्लॉयज हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी फाउंडर हैं उनकी क्या आइडेंटिटी है उनके बारे में सब कुछ, साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी के अंदर आती हैं। लीगल एडवाइजर्स एंड ऑडिटर्स में ऑल्सो अपीयर हेयर। और इसके अंदर ये सारे लोग तो आ ही जाते हैं, साथ ही साथ जो भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं या फिर जो भी ऑडिटर्स हैं, जो भी एडवाइजर्स होंगे जो कंपनी की ग्रोथ के लिए अपनी एडवाइस देंगे, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो इनके आने का जो भी चीज है वो डिपेंड करेगी कि किस टाइप का मेरा बिजनेस है और उस कंट्री के अंदर क्या ज्यूरिडिक्शन है, क्या कंपनी लॉ वहां पर चल रहा है, ठीक है। तो ये लोग इंक्लूड कर भी सकते हैं और इन लोगों को आप इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो, ये फुली डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ बिजनेस एंड कंट्री ज्यूरिडिक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है कि एमओए और एओए एक ही क्वेश्चन आ जाए या फिर ये लोग ऑप्शन में भी आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना।
उसके बाद है मेरा शेयर होल्डर मीटिंग्स। तो शेयर होल्डर मीटिंग्स क्या है, जो भी मेरे शेयर जिन्होंने खरीदा होगा उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। तो इनके मीटिंग का प्रोविजन भी आपको एओए में इंक्लूड करना है। So the first general shareholder meeting provisions are listed in the shareholder meeting section. तो शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो सारी चीजें आपको इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड करनी होंगी, इनको वहां पर मेंशन करना होगा। Notices, resolutions and votes are detailed as well as in the section governing subsequent annual shareholder team. तो बेसिकली शेयर होल्डर्स बेसिकली ऐसे समझ लो कि आपने कंपनी फॉर्म करी, ठीक है, तो जो भी लोग होंगे जो उस कंपनी का कुछ शेयर लेंगे, जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो वहां पर भी क्या होता है कि आपको इक्विटी लेनी होती है, या फिर आप हो सकता है कि अपने बिजनेस में या फिर अपनी कंपनी के अंदर आप शेयर होल्डर्स बेसिकली वहां पर ले सकते हो। शेयर होल्डर क्या होंगे, आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदेंगे, उनको हम लोग शेयर होल्डर बोलेंगे। तो वहां पर जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो मेरी इस सेक्शन में इंक्लूड की जाती हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी उनकी नोटिसेस होंगी, जो भी उनके रेजोल्यूशन होंगे, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होंगी, वो सारी चीजें भी इस सेक्शन में इंक्लूड करी जाती हैं। और जो भी एनुअल बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे जो भी शेयर होल्डर की मीटिंग्स हैं उसकी पूरा डेटा इस मेरे सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है, और ये सेक्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कंपनीज, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली फाइल करना चाहिए। सो कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द फॉलोइंग एंटिटीज मस्ट फाइल देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि अनलिमिटेड कंपनी, so the document must include the number of employees and amount of share capital if any। तो जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली फाइल करना चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर उनकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, उनका कितना शेयर कैपिटल है, या फिर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी चाहिए। तो ये मेरा अनलिमिटेड कंपनीज के केस में हो गया। नेक्स्ट है मेरा कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे मैंने पीछे ही बताया था कि द डॉक्यूमेंट, ऐसी कंपनीज जो कि लिमिट करी गई हैं, जिनका जो शेयर है, जिनका जो स्टॉक्स हैं, जिनकी जो चीजें हैं वो लिमिटेड हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऐसी सभी कंपनीज को अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को विथ विच द कंपनी विल बी रजिस्टर्ड, ये सारी चीजें आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी होंगी। मतलब वो सारे लोग जो प्रेजेंट होंगे जब कंपनी रजिस्टर की जाएगी, उन सारे लोगों का डेटा जो है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऐसी कंपनी जो शेयर से लिमिटेड कराई गई हैं। अब देखो, ऐसी कंपनी जो गारंटी से लिमिटेड है, वो उनको तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करना ही करना है, साथ में अनलिमिटेड कंपनी को भी करना है, और तीसरे में ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनमें आता है प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कंपनी के नाम के पीछे अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसी सभी प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर से लिमिटेड हैं, उनको भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होगा, द डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड द प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग एनी ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स, अ लिमिट ऑफ 50 मेंबर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ इन्विटेशंस टू द पब्लिक फॉर शेयर परचेजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स और डिवेंचर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे प्रोविजंस इंक्लूड करेंगे जिससे जो उनके शेयर्स हैं वो ट्रांसफर ना हो सके, क्योंकि जो शेयर का ट्रांसफर होता है वो पब्लिक कंपनी में होता है, और इस कंपनी के अंदर कम से कम 50 मेंबर की लिमिट इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन जो बनाना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो ऐसा बनाना है कि आपके जो शेयर्स हैं उनका ट्रांसफर रुका हुआ हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। साथ ही साथ आपको एक लिमिट लगानी है कि 50 मेंबर्स ही आपकी कंपनी में हो सकते हैं, मतलब कम से कम तो 50 होनी ही चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उस केस में वो लोगों को इनवाइट करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर्स को खरीदें, और उस केस में वो एक मिनिमम क्या करती थी, एक मिनिमम लेवल बेसिकली वहां पर इंडिकेट कर देती थी, जिसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते थे। और वहां पर क्या होता था,
उस केस में वो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन को वहां पर सेट करके क्या करती थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उन्होंने सेट कर दिया, जैसे ही उनके शेयर बेसिकली लोगों ने खरीद लिए तो वो एक सर्टिफिकेट जनरेट करती थी मेरे रजिस्ट्रार को, और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगाती थी वो जितना भी पैसा उनको कलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद उनको वो सर्टिफिकेट ऑफ कन्वेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता था, जो कि प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि प्राइवेट कंपनी क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, वो अपना बिजनेस केवल सर्टिफिकेट से शुरू कर सकती हैं, तो यहां पर हमें इस प्रोविजन के अंदर एक प्रोहिबिशन लगाना है, प्राइवेट कंपनी को रोकना है कि वो लोगों को ना बुला सके, लोगों को ना इनवाइट कर सके अपने शेयर को खरीदने के लिए किसी भी फॉर्म में, या तो वो स्टॉक के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी और भी फॉर्म में। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होंगी, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को नहीं बेच सकती हैं, वो लोगों को नहीं बुला सकती हैं। तो इस AOA या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमें ये प्रोहिबिशन लगाना है, हमें उन कंपनीज को रोकना है कि वो जो भी पब्लिक है वो उनके शेयर्स नहीं खरीद सकती है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि जो भी प्राइवेट कंपनीज जो भी शेयर से लिमिटेड होंगी उनको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे प्रोविजन डालने हैं, ऐसी चीजें डालनी है जिसमें उनके शेयर्स का जो ट्रांसफर है वो रुक सके। तो ये मेरी पहली चीज हो गई कि आप जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ 50 मेंबर्स का आपको एक लिमिट लगाना है। उसके साथ आपको क्या करना है, आपको बेसिकली लोगों को आप नहीं इनवाइट कर सकते, वहां पर आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगाना है, या फिर जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं वो लगाना है, ताकि आप पब्लिक को ना इनवाइट कर सको अपने शेयर को परचेज करवाने के लिए, अपने शेयर को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। इसी तरह से मेरा ये MOA और AOA का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अब मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है तो आप लोग उसको ईजिली आंसर कर पाओगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।